बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। वो आज का लेक्चर थोड़ा अलग तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो कंप्यूटर के ऊपर जो है ना, वो माउस से इतनी वक्त बहुत ज़ाया होता है। चीज़ें तो बन जाती हैं लेकिन वो वक्त इतना ज़ाया होता है कि मुझे उसमें बड़ा अनईज़ी महसूस होता है। तो मैंने कहा कि कुछ बोर्ड की मदद ले लें। असल काम तो ये है कि हम कुछ चीज़ें सीख लें और वो अगर मकसद हमारा पूरा हो रहा है तो काफ़ी है। आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेटा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक, इस तरह की एग्जांपल्स हैं। स्लाइड्स तो मैंने वैसे भी अपलोड की हुई थी, तो तकरीबन 16 क्वेश्चन होंगे। वो मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन होंगे। उसमें थोड़ा सा मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन भी होंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा से NFA बनाने वाले क्वेश्चन भी होंगे, एक DFA से दूसरे DFA में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन भी होंगे, NFA MT के होंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन के होंगे, NFA से DFA बनाने वाले क्वेश्चन होंगे, उसकी मिनिमाइजेशन के होंगे, और इस तरह के जो है ना कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आज हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये स्लाइड के अंदर मौजूद है। तो यहाँ मैं सिर्फ उनका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँगा। बाकी क्वेश्चन की ओरिजिनल स्टेटमेंट जो होगी ये आपके पास जो है वहाँ पे मौजूद होगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई NFA है इस फॉर्म में कि ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी कुछ है और यहाँ भी कुछ है, दीज आर नॉट कंप्लीट डायग्राम्स। ये पार्ट है एक NFA का, और NFA का पार्ट है, इनको हम नाम दे देते हैं स्टेट नंबर 4, 5, 6। ये स्टेट नंबर 7 है, ये स्टेट नंबर 8 है, 9 है, और ये स्टेट नंबर 10 है। यहाँ से एजेस आ रहे हैं इसकी तरफ और यहाँ से एजेस जा रहे हैं। यहाँ पे लेबल्स हैं A, B, C, और यहाँ पे है B, C, O, D, और यहाँ पे लूप है A का। डायग्राम तो आपके सामने वाज़ेह है। ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर भी है। ठीक है, क्वेश्चन अब हमारे पास ये है कि आपने इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इस सेक्शन को NFA के इसके अंदर से लूप ख़त्म हो जाए। अब एक रिक्वायरमेंट हमारे सामने ये आ गई है कि लूप को रिमूव करना है। तो लूप को रिमूव आप कैसे करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट NFA बन जाए, सिर्फ लूप रिमूव हो जाए। तो लूप रिमूविंग की टेक्निक क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लूप का मतलब होता है कोई चीज़ ऑप्शनल है। ठीक है, यानी अगर स्टेट नंबर 4 से 7 पे हम गए हैं, या 5 से या 6 से ABC में से कुछ भी रीड करके, उसके बाद हम इस लूप को ओमिट करके छोड़ के आप आगे B रीड करके या C या D रीड करके स्टेट नंबर 8, 9 या 10 पे पहुंच सकते हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है। तो एक चीज़ तो यह है कि ये चीज़ ऑप्शनल है। तो लूप को रिमूव करने का एक तरीका तो यह है कि हम जो ऑप्शनल चीज़ है उसको रिमूव कर दें, तो लूप ख़त्म हो गया। लेकिन लूप का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि उसको ओमिट किया जा सकता है। उसका मतलब ये होता है कि इसकी एनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस हो सकती हैं। तो ये तो 0 आइट्रेशन के लिए था। अगर इसकी आइट्रेशन 1 होती तो उस सूरत में हम इसको कैसे सॉल्व करते, ये क्वेश्चन है असल में। ठीक है, और अगर आइट्रेशन 2 हो, आइट्रेशन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, आइट्रेशन के ऊपर इसके हर आइट्रेशन के लिए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तो हमने अगर हम सिर्फ लूप को रिमूव करते हैं तो ये तो आंसर सिर्फ उस चीज़ के लिए है कि विद 0 आइट्रेशन। लेकिन अगर आइट्रेशन 1 है A की, तो इसका मतलब एक A अगर आ जाता है आपके पास, एक A, तो उस वक्त आप जिस स्टेट पे पहुंचेंगे उस स्टेट से भी आप आगे जा सकें। यानी आप अगर 7 की स्टेट से डायरेक्ट जाते हैं 8, 9, 10 पे B, C या D रीड करके, तो इसका मतलब होगा कि 0 आइट्रेशंस। लेकिन अगर आप 1 आइट्रेशन चाहते हैं तो आपको एक और स्टेट की जरूरत पड़ेगी जिसको आप यही नाम दे रहे हैं। अभी फिलहाल स्टेट्स का नाम हम बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको स्टेट नंबर 7 ही का नाम दे रहे हैं। अब यहां से H जाना चाहिए बाकी तमाम स्टेट्स के ऊपर जहां पहले हम जा रहे थे, वही B, C और D रीड करके, कि अगर आप चाहें तो विद 0 आइट्रेशन इन स्टेट्स पे जा सकते हैं, 0 आइट्रेशन ऑफ A। अगर आप चाहें तो एक A रीड करके जा सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट 2 A रीड करके हम कैसे जाएंगे? तो हम कहते हैं इस
स्टेट से हम वापस यहाँ भी आ सकें। तो अब ये होगा कि 0 आइट्रेशन से भी जा सकते हैं, 1 आइट्रेशन के बाद भी इन स्टेट पे आप जा सकते हैं, और फिर 2 आइट्रेशन के बाद यानी 2 एज के बाद भी जा सकते हैं, फिर 3 एज के बाद भी, 4 एज के बाद भी। तो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ एज एंड यू कैन मूव टुवर्ड्स द स्टेट्स 8, 9 और 10, और आप चाहें तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब आप इन दोनों स्टेट्स को, जाहिर बात है स्टेट्स का नाम होता है यूनिक, एक नाम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ एक की तादाद अगर इस स्टेट पे अगर हैं तो एक ही तादाद या 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी, तो आप कोई भी नाम दे दें। मैंने इसको ई का नाम दे दिया 7E, और इसको मैंने दे दिया 7O का नाम। मैं चाहूँ तो 7-1, 7-2, 7A, 7B, 7-7 कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था कि इसको मैं 7E, 7O नाम दूं, कि 7 के साथ A इवन अगर नंबर्स होंगे तो वो कौन सी स्टेट होगी, और वही स्टेट नंबर 7 को अगर हम ऑड नंबर ऑफ एज के लिए कंसीडर करें तो वो कौन सी स्टेट होगी। ये बाकी आपकी जो है ना, आपको इसमें चॉइस होती है। स्टेट्स के नाम के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट इतने ज़्यादा रूल्स नहीं होते, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो उम्मीद है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, और ये तो कॉमन सेंस भी बंदा इस्तेमाल करे तो इंसान को ये जो क्वेश्चन जो हैं ये समझ आ जाते हैं। तो ये तो हो गया एक सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एफए को एनएफए में कन्वर्ट करना है। आपको एक एफए दिया हुआ है जिसके अंदर 2 स्टेट्स हैं, ये 2 एजेस हैं जिसके ऊपर बी लिखा है, और ये 2 एजेस हैं जिनके ऊपर ए लिखा है। ये एफए है। एफए क्यों है? इसकी पहली स्टेट के 2 आउटगोइंग एजेस हैं, एक ए एक बी। ठीक है, और जो दूसरी स्टेट है उसके भी 2 एजेस हैं, ए और बी। तो चूंकि अल्फाबेट सेट के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, ए और बी, और एग्जैक्टली 2 आउटगोइंग एजेस हर स्टेट के ऊपर से हैं, तो वेरी ऑब्वियस इट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। एफए और डीएफए भी इसको हम कहते हैं। ये डीएफए का नाम हम कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते, लेकिन इससे मुराद हमारी डीएफए ही होती है, सिंपली एफए से भी। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एनएफए के अंदर। एनएफए हमने पहले बात की थी कि एनएफए, वैसे तो ये एनएफए भी है, बिकॉज बाय डेफिनेशन एवरी एफए और डीएफए इज आल्सो एन एनएफए, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक चाहेंगे कि ऐसा एनएफए बनाएं जो एफए ना हो। ठीक है, ताकि वो एक प्योर एनएफए हो। तो और एनएफए के बारे में हमने एक और बात आपको बताई थी, उसकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है, उसको देख के लैंग्वेज का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। अब यहाँ इस लैंग्वेज को देख के पहले तो आप खुद घूमेंगे यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे, फिर आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट तक जब आप पहुँचते हैं तो आपको इनकमिंग एज बी है, दूसरा इनकमिंग एज भी बी है, इसका मतलब स्ट्रिंग एंड्स इन बी। उससे पहले एनी नंबर ऑफ एज बीज, ए बी 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 ए बी तो हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप फर्स्ट स्टेट से फाइनल स्टेट तक तो पहुंच सकते हैं रीड करके बी। उससे पहले आप ए रीड करें या बी रीड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखें एनएफए को बनाना कितना आसान होता है। एनएफए लैंग्वेज की एक अच्छी, ये एनएफए है, इसका इक्विवेलेंट एनएफए लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे दे। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ही पावर में, सॉरी इसकी पावर ज्यादा है। हाँ, लैंग्वेज इसको रिकॉग्नाइज करने के हिसाब से ये भी रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है और ये भी रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। इनमें से कोई भी रेगुलर लैंग्वेज से जो इसके सेट से जो बड़ी लैंग्वेजेस हैं, जैसे इररेगुलर लैंग्वेजेस हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो पावर के एतबार से उस लिहाज से देखें तो सेम है। ठीक है, तो अगर कभी किसी बुक में या मेरी स्टेटमेंट के अंदर लगे कि मैं एक दफा कह रहा हूं कि पावर दोनों की एक है, जैसे क्लीन थ्योरम के अंदर भी होता है जी, आर ई इज इक्वल टू ट्रांजिशन ग्राफ इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एन एफ ए, तो इनकी पावर सेम है। और फिर बाद में मैं ये कह रहा हूं कि नहीं जी ट्रांजिशन ग्राफ तो ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये एफ ए की लिमिटेशंस को कवर कर लेता है। तो इससे मुराद उसकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी होती है, पावर होती है। एक्चुअली ये सारे पावर में इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी है एफए से, एफए को हमने कन्वर्ट करना है एनएफए के अंदर। तो चूंकि क्वेश्चन की नोयत सेम है इसलिए हम इसमें ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं करते। डीएफए एफए जैसे लिखा है वैसे ही लिखने देता हूँ, डायग्राम में ड्रा कर देता हूँ आपको। या आपके पास बल्कि आपको पता है ऊपर एफए है तो लिखने की क्या ज़रूरत है।
क्वेश्चन तो वैसे भी मौजूद हैं आप लोगों के पास, हमारे पास जगह चुका है यहाँ पे लिमिटेड है, तो इसी वजह से हम इतना ज़्यादा कुछ चीज़ों पे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अच्छा देखें, ये एक स्टार्ट स्टेट है आपके पास जिसके दो आउटगोइंग एजेस हैं, एक ए है और एक लूप है बी का, सही है जी। और इस स्टेट नंबर 1 के भी दो आउटगोइंग एजेस हैं, एक ए है और एक आपके पास है बी। और ये आपके पास फाइनल स्टेट है जिसके दो आउटगोइंग एजेस हैं, दोनों एक ही एच के ऊपर हमने उनको लेबल कर दिया ए कॉमा बी की फॉर्म में। अब ये किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है? तो अच्छा, मैं ये बात बार बार करता हूँ और इसका मकसद सिर्फ स्टूडेंट की मेंटल लेवल को थोड़ा सा चैलेंज करना होता है ताकि उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए और वो खुद से किसी काम करने के काबिल हो जाए। अगर कोई टीचर खुद से सारे काम करके स्टूडेंट को दे रहा है और स्टूडेंट बड़ा खुश हो रहा है, तो मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट के साथ ज़्यादती होगी। अब हमारे पास मजबूरी ये है कि ऑनलाइन यानी एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे पास और उस तरह का इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, तो आप इसको पहले खुद सॉल्व करें और फिर अपने आंसर को मैच करें, तो ये इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी। अच्छा, अगर आपने खुद सॉल्व कर लिया है मेरी वीडियो को पॉज करके, तो हम देखते हैं कि अब इस लैंग्वेज का बिहेवियर क्या है। देखें, फाइनल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपके पास एक ये एक है, एक ये ए है, तो दो एज कंपल्सरी हैं। उन दो एज के शुरू में ए बी बी ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी दो एज आएंगे तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब आप फर्स्ट स्टेट से फाइनल स्टेट पे दो एज को रीड करके पहुंच सकते हैं। स्टेट को 1 2 3 कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और इन दो एज के शुरू में भी आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और बाद भी कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन दो एज से पहले आप चाहें ए बी जितने मर्जी एक्सेप्ट करें, ठीक है। और इनके बाद आप ए कॉमा भी है, तो मतलब इसके बाद भी आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां एक कंफ्यूजन ये ना आ जाए कि जी अगर मैं कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता हूं ए, ठीक है, या सिंपली 2a, तो जी मैं 2a तो यहां से कर लूंगा रोटेट, 2a यहां से मैं चला लूंगा, तो मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। देखें, हमने पहले बात की है FA जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, उसमें आपको पता है कि इधर ही से जाएंगे और सिर्फ इधर ही से जाएंगे। आप यहां से एक ए रीड करेंगे, दूसरा ए यहां से रीड करेंगे, तो ए आप एक्सेप्ट कर सकेंगे। यहां मल्टीपल पाथ्स होते हैं और उनमें से कोई एक पाथ या एक से ज्यादा पाथ ठीक हो सकते हैं। आपको एक ए यहां से मिल गया, दूसरा ए आपने यहां से लिया, ओहो गलत हो गया, वापस जाएंगे, फिर एक ए यहां से, फिर दूसरा ए यहां से, ये भी गलत हो गया, फिर वापस आएंगे, एक ए यहां से, दूसरा ए एक्सेप्ट हो गया। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में से नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब यही होता है कि हमें कंफर्म नहीं है एक स्टेट के ऊपर अगले स्टेट पे एक्चुअली कौन सी होगी। जब तक हम जाते नहीं और गलती नहीं करते, फिर पता चलता है, फिर हम वापस आते हैं, ठीक है। ये चीज आपने ग्राफ थ्योरी के अंदर भी पढ़ी होगी और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जब आपने ट्रीज वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी होगी, ट्रीज और ग्राफ्स पढ़े होंगे, तो वहाँ भी ये चीज़ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो चलो यहाँ पे आ गई है, कॉन्सेप्ट ही समझना है आप लोगों को, ठीक है ना, बात समझ में आती जा रही है। अच्छा जी, ये तो हमारे हो गए 3 क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे, बाकी इंशाल्लाह ताला कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, आगे है जी, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप एक क्वेश्चन में पहले लिख लूँ, जहाँ जब तक मैं लिखूंगा नहीं आपको समझ कैसे आएगी, मैं जितना भी बोलता रहूँ। वो ये है कि आपके सामने एक NFA एम्प्टी है। NFA एम्प्टी इसलिए कि इसके अंदर एम्प्टी एजेस भी हैं। ये फर्स्ट स्टेट है आपके पास जो कि माइनस स्टेट है, और इस तरह आपके पास सेकंड स्टेट है, फिर आपके पास थर्ड स्टेट है, और आपके पास एक फोर्थ स्टेट है जो फाइनल स्टेट है, ठीक है। ये एम्प्टी एज यहाँ पे जा रहा है और एक ये एम्प्टी एज यहाँ पे जा रहा है, ये एम्प्टी एज यहाँ पे जा रहा है, ये A है और इनका आपस में भी एजेस हैं। इस H के ऊपर A लिखा है, इस H के ऊपर एम्प्टी लिखा है। यहाँ डायग्राम अगर वाज़ेह ना हो तो देखो आपके पास स्लाइड्स के अंदर ये डायग्राम मौजूद है, ठीक है ना। तो असल में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि उसका आंसर क्या हुआ। अब NFA एम्प्टी से आपने कुछ और चीज़ बनानी है कि NFA एम्प्टी को आप कन्वर्ट कर दें FA के अंदर। तो आपने कहा पहले मुझे ये बताएं कि इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन का बिहेवियर क्या है,
NFA से मुझे सिंपल NFA बनाना है। तो लैंग्वेज को अगर हम देखें तो ये क्या क्या एक्सेप्ट कर सकती है, पहले हम यह देखते हैं। देखें इधर इस 1 से 2 और 2 से 4 अगर जाएं तो ये एम्प्टी एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। अगर मैं 1 से 2 जाऊं और 2 से 3 जाऊं और 3 से 4 पे, तो ये 2A एक्सेप्ट कर सकती है। और अगर मैं 1 से 3 और 3 से 4 जाऊं तो ये 1A एक्सेप्ट कर सकती है। अच्छा, ये जो चीज़ है दरमियान में, ये मल्टीपल एज को जनरेट कर सकती है कि एम्प्टी फिर एक ए, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और फिर ए। इसका मतलब ये एनी नंबर ऑफ एज को जनरेट करेगी। ये चीज़ हो गई, तो ये एनी नंबर ऑफ एज को करेगी जनरेट। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? ए स्टार, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। अब ए स्टार के लिए आपने अगर NFA बनाना हो या FA बनाना हो, अगर हम प्योर FA ही की बात करें तो वो उसको किस तरह से आप बनाएंगे। अब ये डायग्राम तो आपके पास मौजूद है, आपने लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर लिया, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अब ए स्टार के लिए लैंग्वेज क्या है कि एम्प्टी भी जनरेट हो सकता है, तो आपकी फर्स्ट स्टेट ही आपकी फाइनल स्टेट भी होती है, ये बात हो गई। उसके बाद आप चाहें तो इधर ही एम्प्टी एक्सेप्ट कर लें, चाहें तो एक ए या 2 या 3 या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज को एक्सेप्ट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा NFA। इस NFA को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें DFA के अंदर, तो आप क्या करेंगे कि भाई 2 एजेस ज़रूरी हैं, एक A के लिए, एक B के लिए, ठीक है। ये डेड एंड होगा हमारे पास, ठीक है, जिसको अभी मैं क्रॉस नहीं लिखता, डेड एंड है ये, ठीक है। और इधर ये A और B, यहाँ से जैसे ही अब यहाँ पे आएंगे कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आउटगोइंग एजेस होना ज़रूरी है। तो सिर्फ ये एक डेड एंड स्टेट को लगाकर आप उसको FA बना सकते हैं, क्योंकि FA की करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि आपके पास 2 आउटगोइंग एजेस होना चाहिए हर स्टेट के। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो गई, लैंग्वेज सिर्फ A स्टार एक्सेप्ट हो रही है। तो आई होप दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है, एक और NFA एम्प्टी दिया हुआ है और उस NFA एम्प्टी से आपको बनाना है क्या? FA बनाना है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को इस्तेमाल नहीं किया, उसकी वजह है कि लैंग्वेज आसानी से समझ में आ रही थी। बाज़ दफ़ा क्वेश्चंस एज सच सिंपल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये तो यहां से एक एज यहां पे है, ठीक है, एक एज यहां पे है, एक एज यहां पे है। यहां तक तो चीज़ बहुत सिंपल है, लेकिन एक एज यहां पे आ रहा है और एक एम्प्टी एज है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ ए का लूप है। लें जी, अब तो आपको इस, और ये एक एज यहाँ पे आ गया एम्प्टी। अब लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है कि यार ये इस लैंग्वेज को समझने में मेरी इतनी देर गुजर जाएगी। तो अब कहते हैं यार लैंग्वेज को समझने से बजाय हम इसका आंसर निकाल देते हैं कि हम इसका इक्विवेलेंट ऑटोमेटा किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास चूँकि यहाँ पे जगह कम है, बोर्ड भी बड़ा जो है ना शॉर्ट सा है, तो ये डायग्राम तो आपके पास होगी, ठीक है। इस डायग्राम को देखते हुए आप जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है। और इसका सिर्फ आंसर मैं आपके साथ कर रहा हूँ डिस्कस। आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इसकी डायग्राम जहाँ भी आपके पास है स्नैपशॉट लेके रख लें और उसको देखें कि उसका बिहेवियर क्या है। देखिए स्टेट मैं इसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से सॉल्व करूँगा। स्टेट नंबर 1 को मैं अपनी स्टार्टिंग स्टेट करार दूंगा। अब जब मैं डायग्राम को देखा मैंने, तो देखा स्टेट नंबर 1 से ए को रीड करके मैं कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो ए को रीड करके स्टेट नंबर 1 की मैं पहुँच सकता हूँ, ए को रीड करके एच गया मेरे पास 2, तो मैं 2 पे पहुँच सकता हूँ। और उसके बाद एम्प्टी एज है लेकिन वो भी 2 पे ही आ रहा है, इसको इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेट नंबर 1 से ही एक एम्प्टी एज जा रहा था 3 पर, तो वहाँ एक ए का लूप था, तो मैं स्टेट नंबर 3 पे भी पहुँच सकता हूँ। और 3 से ही 4 के लिए भी एक एज था, तो मैं स्टेट नंबर 4 पर भी पहुँच सकता हूँ। तो इनके अलावा मेरे पास और की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम को गौर से देखेंगे तो अब मसला ये है कि जगह शॉर्ट है,
अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वो डायग्राम भी एक ही जगह पे रख के और ये उसका सोल्यूशन भी एक जगह पे कैसे बताऊं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि या तो वो डायग्राम आप लोगों ने 1 मिनट के लिए ड्रॉ कर लिया अपने पास और उसका बिहेवियर देख रहे हैं और सोल्यूशन उसका यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, या यहाँ आपके पास उसका स्नैपशॉट है जिसको आप देख रहे हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे तो स्टेट नंबर 1 से आपके पास 2 आउटगोइंग एजेस हैं, एक ए एक एम्प्टी। ए जा रहा है 2 के ऊपर और एम्प्टी जा रहा है 3 के ऊपर। तो ए को रीड करके स्टेट नंबर 1 से आप देखें आप स्टेट नंबर 2 पे पहुंच सकते हैं। तो हमने स्टेट नंबर 2 को यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और स्टेट नंबर 2 पे एक एम्प्टी एच भी है, तो एम्प्टी एच के बाद भी आप रीड करने के बाद अगर एम्प्टी एच को रीड करते हैं तो वो स्टेट भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो लूप है तो वो 2 के ऊपर ही जाएगा। अच्छा, दूसरा जो एच था, जो 1 से आउटगोइंग एज था ओरिजिनल डायग्राम के अंदर, वो एम्प्टी एच था। तो एम्प्टी एच के जरिए आप गए स्टेट नंबर 3 पे, और स्टेट नंबर 3 से ए लेके आप जहां जहां जा सकते हैं वो भी आप यहां इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टेट नंबर 3 के आउटगोइंग एजेस 2 थे और दोनों के ऊपर ए था। एक ए लूप होके दोबारा 3 पे ही आ रहा था और एक ए 4 की तरफ जा रहा था। तो हमारे पास टोटल 3 स्टेट हो गई हमारी नई स्टेट के अंदर, जिसको हमने स्टेट नंबर ए का नाम दे दिया। अच्छा, अब ये एक थोड़ा सा नया तरह का क्वेश्चन आया है कि ओरिजिनल डायग्राम में बी के लिए कोई आउटगोइंग एज ही नहीं है स्टेट नंबर 1 से। अब क्या करेंगे भाई? तो भाई अब करेंगे हम ये कि स्टेट नंबर 1 से आउटगोइंग एज बी के लिए है ही नहीं। इसका मतलब अगर आप बी पे जाते तो वो आपकी डेड एंड होती, आप बी को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए तो एनएफए के अंदर, क्योंकि एनएफए के अंदर एक्स्ट्रा एजेस नहीं होते, ना ही ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर होते हैं, ना ही एनएफए एम्प्टी के अंदर होना मतलब उनका कंपलसरी नहीं है। हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है डेड एंड स्टेट का, तो इसलिए वो इंक्लूड भी नहीं होती है। तो अगर किसी का एज नहीं होता है तो इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो एफए के अंदर तो हमें उसका एज बनाना पड़ता है कि जी बी का कुछ ना कोई एज तो होगा और वो किसी ना किसी स्टेट के ऊपर तो जाएगा। तो हम कहते हैं वो कौन सी स्टेट होगी जिसके ऊपर वो जाएगा? तो हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स दैट विल बी एन अ डेड एंड, जिसको हम यहाँ पे अभी एम्प्टी का नाम दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि उसकी डेफिनेशन के अंदर कोई स्टेट नहीं है हमारी डायग्राम के अंदर, तो मैं इसलिए उसको एम्प्टी का नाम दे रहा हूँ। और चूंकि वो डेड एंड स्टेट है इसलिए मैं आंखें बंद करके उसको ए और बी का लूप भी मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक नई चीज है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर नहीं थी। दोबारा से देखिए कि देखें आपके पास जो स्टेट्स होती हैं उनका कॉम्बिनेशन, उनकी डेफिनेशन आपने लिखनी होती है, लेकिन जिस स्टेट की डेफिनेशन ही नहीं है तो उसको जाहिर बात आप एम्प्टी लिखेंगे और वो लाजमन लामहला तौर पे आपकी डेड एंड स्टेट होगी। इसलिए तो उसका एज इंक्लूड नहीं था ओरिजिनल डायग्राम के अंदर। तो और जो आपकी डेड एंड स्टेट होती है वहां से ए बी, हमेशा ए बी का लूप ही उसी स्टेट के ऊपर जा रहा होता है। अब हम आते हैं आगे, इस स्टेट की बारी तो हो गई, इस स्टेट की तरफ जाते हैं। 2 3 4 4 आपकी प्लस स्टेट है तो ये आपकी प्लस स्टेट ही रहेगी, क्योंकि ओरिजिनल डायग्राम में 4 आपकी प्लस स्टेट थी, उसको आप अल्टर नहीं करेंगे। तो स्टेट नंबर 2 से 3 से और 4 से अगर आप ए रीड करें तो कहां कहां जा सकते हैं? ओरिजिनल डायग्राम को गौर से देखिएगा। ओरिजिनल डायग्राम में स्टेट नंबर 2 से 2 एच जा रहे हैं, एक एम्प्टी है और एक का लेबल है बी, ठीक है। हमने 2 3 और 4 को चेक करना है, तो पहले मैं चेक कर रहा हूं 2 को। तो 2 से 2 आउटगोइंग एज हैं, एक एम्प्टी है और एक है बी। तो बी वाले को तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि हम अभी ए के एच को देखना चाह रहे हैं कि ए को रीड करके हम कहां जाएंगे, उसकी डेफिनेशन में क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एम्प्टी एच को देखेंगे तो 2 का एम्प्टी एच दोबारा 2 पे ही आ रहा है, तो वो ए रीड कर ही नहीं सकता कभी। तो इसका मतलब 2 से तो कभी ए रीड हो नहीं सकता। 3 से और 4 से देख लेते हैं। 3 से जब हमने देखा तो 3 के 2 आउटगोइंग एज थे, दोनों के ऊपर ए था। एक ए रीड करके जा रहा है 3 के ऊपर और एक दूसरा ए रीड करके जा रहा है 4 के ऊपर। तो इसका मतलब ये 2 एजेस हम इंक्लूड कर देंगे, स्टेट्स इंक्लूड करेंगे 3 और 4, और कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। रह गई स्टेट नंबर 4। तो स्टेट नंबर 4 के 2 आउटगोइंग एजेस हैं, दोनों पे बी है, ए है ही नहीं, तो मजीद की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। और चूंकि 4 एक प्लस स्टेट है तो हमने यहाँ भी उसको प्लस स्टेट लिख दिया। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं इसी की डेफिनेशन, अगर हम बी रीड करेंगे तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? हम बी के लिए देखते हैं। स्टेट नंबर 2 से अगर आप बी रीड करें तो आप कहाँ पे जा सकते हैं? ओरिजिनल डायग्राम को अगर हम देखें तो बी रीड करके कहीं तो जाएगा, वो कहां जाएगा वो हम इसको देख लेते हैं। ओरिजिनल डायग्राम के अंदर स्टेट नंबर 2
से अगर हम बी रीड करेंगे तो बी रीड करके हम स्टेट नंबर 3 पे पहुंच सकते हैं। तो स्टेट नंबर 3 तो आएगी। और एक एमटीएच था वो तो उधर ही जा रहा है, तो आगे कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, स्टेट नंबर 3 से हम बी रीड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि कोई आउटगोइंग एज बी का है ही नहीं। स्टेट नंबर 4 के 2 आउटगोइंग एज हैं और दोनों पे बी है, तो दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, एक एज है लूप, तो स्टेट नंबर 4 से बी रीड करके मैं स्टेट नंबर 4 पे ही जाऊंगा, तो ये प्लस स्टेट बन जाएगी। और दूसरा जो एज है स्टेट नंबर 4 से बी रीड करके 1 पे जा रहा है, तो 1 3 4 की डेफिनेशन पहले नहीं थी, इसलिए अब हमने इंक्लूड कर दी यहाँ पे। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी हो गई, मुकम्मल हो गई, इस वाली स्टेट की भी। अब आ जाती है बारी इस स्टेट की और इस स्टेट की, इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। स्टेट नंबर 3 और 4 को देखते हैं। तो स्टेट नंबर 3 और 4 से हम ए और बी रीड करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं। स्टेट नंबर 3 के 2 आउटगोइंग एजेस हैं, एक ए रीड करके 3 पे जा रहा है और दूसरा ए रीड करके 4 पे जा रहा है। तो स्टेट नंबर 4 के आउटगोइंग एज में ए है ही नहीं, तो इसका मतलब स्टेट बनेगी 3 4 3 4, तो ये खुद है, तो चूंकि ये खुद ही 3 4 है, इसलिए यहाँ पे हम ए का लूप लगा देंगे। नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से डिफाइन थी। हाँ, मसला तब आएगा जब हम बी को रीड करेंगे। जब हम बी को रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेट नंबर 3 का कोई आउटगोइंग एज बी नहीं है, तो इसकी छुट्टी हो गई। और स्टेट नंबर 4 को अभी हम देख कर आए हैं कि उसके 2 आउटगोइंग एजेस हैं, दोनों पे बी है, एक लौट के 4 पर ही आ रहा है और एक 1 पे जा रहा है, तो 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से एक नई स्टेट बनेगी जो कि पहले हमारे पास नहीं थी। ठीक है जी, अब बारी रह गई इन 2 स्टेट्स की। तो इन 2 स्टेट्स का भी आपस में ताल्लुक हम देख लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 1 और 4की। ये जरा सिंपल लग रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं 1 और 4। तो 1 से अगर हम ए रीड करें तो हम जा सकते हैं 2 पे और फिर एम्प्टी एज लेके 3 पे, और 3 से फिर 3 पे भी और 4 पे भी, तो 2 3 4। और अगर हम 4 से ए रीड करना चाहें तो 4 से तो ए रीड हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये ए रीड करके 2 3 4 पे ही जाएगा। तो ए रीड करके 2 3 4 पे जाएगा, ये पहले से मौजूद है हमारे पास, ये चीज़ पहले से मौजूद है, तो इसको हम दोबारा से नई स्टेट इसके लिए नहीं बनाते हैं। ठीक है, और 1 4 से अगर हम बी रीड करें तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। स्टेट नंबर 1 से बी रीड अब कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, एज ही नहीं है बी का, ना एम्प्टी रीड करने के बाद ना उससे पहले। और स्टेट नंबर 4 के 2 एडीज हैं, एक 4 पे ही आ रहा है, एक 1 पे जा रहा है, तो 1 4, तो इसका मतलब ये बी रीड करके उधर ही रहेगा, लूप की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि 1 4 से 1 4 पे ही हम जा सकेंगे। रह गया ये 1 3 4। तो 1 3 4 से अगर हम ए रीड करेंगे तो कहाँ जाएंगे, और बी रीड करेंगे कहाँ जाएंगे। स्टेट नंबर 1 से आप ए रीड करके कहाँ जा सकते हैं, देखो ये तो यहाँ से पता चल रहा है। स्टेट नंबर 1 से ए रीड करके आप 2 3 4 पे जा सकते हैं, और स्टेट नंबर 3 से आप ए रीड करके 3 पे ही जा सकते हैं या 4 पे जा सकते हैं। और स्टेट नंबर 4 से आप ए रीड कर ही नहीं सकते, एज ही नहीं है, तो इसका मतलब कि 2 3 4 वाली स्टेट पे आप जाएंगे ए रीड करके। और जहां तक बात रह जाएगी बी रीड करने की, तो 1 3 4 से जब हम बी रीड kरेंगे तो 1 से आप बी रीड कर ही नहीं सकते, 3 से भी आप बी रीड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि देख रहे हैं, तो उसके अंदर ए है ही नहीं। और आखिरी स्टेट रह गई 4। तो 4 से आपको पता है कि 4 से जब भी आप बी रीड करेंगे तो आप 1 और 4 पे ही पहुंचेंगे, डायग्राम के अंदर बहुत वाज़ेह है। तो आपका ऑटोमेटा मुकम्मल हो गया जी, आपने NFA-MT को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, अपने रिजल्टिंग FA के अंदर। अब आप चाहें तो इनको नाम दे दें, ठीक है, ओरिजिनली 1 2 3 नाम था, अब आप इनको X1 X2 Z1 Z2 कुछ भी नाम दे दें, हमें कोई इससे गर्ज नहीं है। ठीक है, तो और ये चले हम इसको नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ, ताकि चीज़ ज़रा वाज़ेह हो जाए। तो इसको हम नाम दे देते हैं जी Z1, और इसको Z2, इसको Z3, और ये Z4, या इसको Z0 नाम दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये डेड एंड स्टेट है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। और Z4 और Z5, आसान हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बाकी सिंपल इसलिए कि आसान है, बाकी ज़ाहिर बात है इसमें वक्त लगता है। ठीक है,
और थोड़ा सा टेक्निकल बंदे को होना पड़ता है। जो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जी अगला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई डायग्राम है, ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी और यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, तो पहले तो आप ये बताएं कि ये एनएफए है कि डीएफए है। ऑफ कोर्स ये एनएफए है क्योंकि ए बी के लिए आउटगोइंग एज ये भी है और ये भी है, तो सेम, और इसके कोई आउटगोइंग एज ही नहीं है और इसके आउटगोइंग एज 3 है, तो एफए की तो डेफिनेशन ही पूरी नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो ये है तो एनएफए। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम इसके इक्विवेलेंट डीएफए के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी। अच्छा, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, जिसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन मांगी गई है। तो भाई रेगुलर एक्सप्रेशन मैं आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगा, खुद से बनाओ, मसला हो तो मुझसे पूछ लो। सिर्फ इस एक क्वेश्चन की बना के दे रहा हूँ कि शुरू में लूप है तो a + b का स्टार हो जाएगा क्योंकि लूप है, और आखिर में b है तो ऑल द स्ट्रिंग्स दैट एंड विद b। तो डायग्राम बहुत सिंपल सी है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैं अब नहीं बना के दिया करूंगा, हमारा काम यह है कि एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना। देखिए अगर चीज़ बहुत सिंपल हो तो आप उसको सॉल्व खुद ही देख के कर सकते हैं, और अगर चीज़ सिंपल ना हो तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ गो के सिंपल है, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम भी यहाँ पे काम करेगा, तो मैं कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के जरिए इसको सॉल्व करूंगा। स्टेट नंबर 1 मेरी, ठीक है, और बल्कि यहाँ पे ड्रा करता हूँ ताकि कुछ दिखाई दे ले। ये स्टेट नंबर 1 है मेरी, तो इससे मैं ए रीड करके कहाँ जा सकता हूँ, मैं स्टेट नंबर 1 पे ही आ सकता हूँ, और बी रीड करके कहाँ जा सकता हूँ, 1 पे भी और 2 पे भी। तो मैं बी रीड करके स्टेट नंबर 1 पे भी जा सकता हूँ और 2 पे भी जा सकता हूँ, और 2 मेरी प्लस वाली स्टेट भी है, ठीक है। ये तो हो गया इस स्टेट की बारी। इसके आउटगोइंग एड्रेस 2 होना जरूरी है, तो स्टेट नंबर 1 और 2 से मैं ए रीड करके कहाँ जा सकता हूँ, तो स्टेट नंबर 1 और 2 से तो कहीं नहीं जा सकता, 1 से मैं ए पे ही जा सकता हूँ, सॉरी 1 पे ही, तो ये आ जाएगा। अच्छा, बी रीड करके मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो देखें स्टेट नंबर 1 और 2 से, तो 2 से तो बी रीड करके कहीं जा नहीं सकता, आउटगोइंग एज ही नहीं है। 1 से अगर मैं देखूंगा तो मैं 1 पे भी आ सकता हूँ, 2 पे भी आ सकता हूँ, जो यही वाली स्टेट है, इसका मतलब यहाँ बी का लूप आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम ने 2 मिनट में आपका मसला सॉल्व कर दिया। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम इतनी पावरफुल चीज है कि आप इससे बड़े कॉम्प्लेक्स मसाइल, लैंग्वेज की आपको समझ है नहीं है, बस आप प्रोसीजर अप्लाई करो और आपके पास आंसर तैयार मिल जाएगा आप लोगों को। बहुत बहुत जो है ना तगड़ी चीज है जिसको हम ये कह रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। लग रहा है आज के लेक्चर में 16 के 16 क्वेश्चन हमारे पास पूरे हो जाएं। अब तो क्वेश्चन वैसे काफ़ी आसान भी आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास एक डायग्राम दी हुई है कि यहाँ से ए और बी रीड करके इनिशियल स्टेट से आप इस स्टेट पे पहुंचे, कुछ भी नाम दे दें इसको। यहाँ से ए रीड करके आप फाइनल स्टेट पे पहुंचे, यहाँ से ए कॉमा बी, दोनों एजेस आ गए। अब कह रहे हैं कि ये डीएफए है, सॉरी ये एनएफए है, इसको आपने डीएफए में कन्वर्ट करना। अच्छा, ये एनएफए कैसे? देखिए इसके 2 आउटगोइंग एजेस है ए और बी, सही है जी। इसके 2 आउटगोइंग एजेस है ए और बी, तो अभी तक तो ये डीएफए की डेफिनेशन के ऊपर है, लेकिन इसका आउटगोइंग एज सिर्फ ए है, दूसरा नहीं है, इसलिए ये डीएफए नहीं है। बाकी इसकी डीएफए वाली कंडीशन पूरी है। जब उसने आपको कहा कि इस एनएफए का डीएफए बना दो, तो आपने कहा जो चीज मिसिंग थी अगर मैं वो लगा दूं तो इसका मतलब डीएफए बन जाएगा। भाई इसके 2 आउटगोइंग एजेस थे ए और बी, कोई रिपीट नहीं हो रहा, वेल एंड गुड। इसके 2 आउटगोइंग एजेस होने चाहिए थे, एक ए और एक बी, बी के लिए जो नहीं था मैं उसको किसी स्टेट के ऊपर ले जाता हूं, दैट मे बी अ डेड एंड स्टेट एंड दैट इज अ डेड एंड स्टेट। इन फैक्ट रीजन मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। इसके 2 आउटगोइंग एजेस थे ए और बी, आ गया जी। डेड एंड स्टेट के 2 आउटगोइंग एजेस होते हैं, अगर अल्फाबेट सेट में 2 ही कैरेक्टर है इसलिए 2 होते हैं, 3 होते तो हम 3 लेबल्स लिखते थे यहाँ पे। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, सिर्फ एक एज जो मिसिंग था वो ऐड कर देना था, तो अब ये एक प्रॉपर डीएफए बन जाता। नहीं तो उससे पहले हम इसको एनएफए ही कहते। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात है तो भाई खुद से देखो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, बहुत ईजी है। तो अगर समझ नहीं आएगा तो मैं गाइड तो कर दूंगा, लेकिन खुद से बनाए
कुछ काम आप खुद भी करें, ठीक है ना, सारी चीज़ें उस्ताद के पल्ले नहीं डालनी चाहिए। अच्छा जी, आगे हो गया। और वैसे अभी तो खैर सिर्फ मैं आप लोगों को जो है ना तरगीब देने के लिए और थोड़ा सा जो है ना माहौल बनाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं खुद से, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत उनकी कुछ की दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन भी यही है कि जी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है और जो आपको NFA दिया है उसका DFA बनाना है। तो पहले हम देखेंगे वाकई वो NFA है भी कि नहीं। एक माइनस स्टेट है जिससे आप A रीड करके पहुंच सकते हैं किसी भी स्टेट पे से स्टेट नंबर 1, और फिर A रीड करके आप पहुंच सकते हैं प्लस स्टेट पे। इसका मतलब प्लस स्टेट पे जाने के लिए आपको 2 A's की ज़रूरत तो है। हाँ, ये है कि शुरू में B का लूप भी हो सकता है और यहाँ भी B का लूप हो सकता है, और यहाँ आप चाहें तो आप यहाँ जाके एक B को रीड करके दोबारा से ये सिलसिला शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास टोटल डायग्राम ये है। अच्छा, अब ये NFA है कि नहीं, यानी एवरी FA इज एन NFA, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या ये एक प्रॉपर NFA है कि नहीं, प्योर NFA। तो हम देखते हैं जी स्टेट नंबर 1 जो छोटी स्टेट जो माइनस स्टेट है, इनिशियल स्टेट, इसके 2 आउटगोइंग एजेस हैं, एक A और एक B, वेल एंड गुड। इसके एक A और एक B, वेल एंड गुड। इसका सिर्फ B है। अगर मैं इसका एक एज बना दूं A के नाम पे और उसको डेड एंड स्ट्रेट करार दे दूं, उसके 2 एजेस बना दूं, तो ये एक प्रॉपर FA बन जाएगा। तो NFA से FA की कन्वर्जन तो बहुत इजी होती है, ठीक है। बास केसेस में जब चीजें आसान नहीं होती तो हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम लगा लेते हैं। आप इसी क्वेश्चन को इस तरह करो, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से सॉल्व करो, और फिर अब देखो आपका आंसर यही आता है कि नहीं आता। तो फिर आपको इंशाल्लाह इस चीज की अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाएगी इंशाल्लाह ताला, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम स्टेटमेंट तो उसकी यही है कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बताएं जो मैं नहीं बता रहा, और दूसरी बात यह कि आप उसको FA बना दें उसको। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये माइनस स्टेट है, ये 1 स्टेट है, ये प्लस स्टेट है, ठीक है। माइनस स्टेट से A और 1 स्टेट के आउटगोइंग एज हो गया B। यहाँ से हम जा रहे हैं B की तरफ B लेके, और यहाँ से जा रहे हैं A को लेके। ये आपके पास डायग्राम हो गई भाई। इसके 2 आउटगोइंग एजेस हैं, और मजे की बात ये दोनों के ऊपर A है। इसके हमारे पास एक आउटगोइंग एज है, उसके ऊपर B है। इसके आपके पास एक आउटगोइंग एज है और उसके ऊपर B है। तो देखें, एक तरीका तो ये है बहुत सिंपल सा कि आप डेड एंड स्ट्रेट एक बना लें कोई भी, ठीक है, और उसको जो है ना आप यहाँ का दूसरा एज और यहाँ का दूसरा एज ड्रा कर लें। लेकिन मसला आप यहाँ पे आएगा, आपके पास मसला यहाँ पे ये आएगा कि आपके पास A के 2 आउटगोइंग एजेस हैं। तो अब आपको फिर कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम इसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जगह काफ़ी है, तो इंशाल्लाह हम इसको इधर ही सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पहले तो ये कि हम ये क्वेश्चन है, मैं आंसर यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। माइनस स्टेट से शुरू करेंगे। माइनस स्टेट से A रीड करके मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 1 वाली पे भी और प्लस वाली पे भी। तो A रीड करके मैं माइनस वाली 1 वाली स्टेट पे भी जा सकता हूँ और प्लस वाली स्टेट पे भी जा सकता हूँ। तो ये 2 स्टेट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर 1 2 3 नाम देने के बजाय जो नाम थे वही नाम मैंने यूज़ किए, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं B रीड करके यहाँ से कहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो जब मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ तो इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू एन एम्प्टी स्टेट, सॉरी नॉट एन एम्प्टी स्टेट, अ डेड एंड स्टेट, जिसकी डेफिनेशन एम्प्टी है, क्योंकि वो इधर कुछ था ही नहीं, तो इसलिए उसकी डेफिनेशन एम्प्टी है और उसके ऊपर होता है लूप। अच्छा, अब बारी आ जाएगी इसकी 1 और प्लस की। तो 1 और प्लस से A रीड करके मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो देखिए, 1 का आउटगोइंग कोई एज A नहीं है, प्लस का भी कोई आउटगोइंग एज A नहीं है, तो इसका मतलब वो भी डेड एंड स्टेट पे ही जा रहा है। हाँ, B है, इसका भी एज B है, इसका भी B है। तो 1 से मैं B रीड करके प्लस की तरफ जा सकता हूँ, B रीड करके मैं प्लस की तरफ जा सकता हूँ, और 1 से B रीड करके प्लस की तरफ, और प्लस से B रीड करके मैं माइनस की तरफ जा सकता हूँ। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसके 2 एजेस हो गए, इसके 2 एजेस हो गए, इसके तो वैसे ही हो गए। तो हमारे पास सिर्फ यही रह गया। तो माइनस और प्लस से अगर हम देखें A रीड करके हम कहाँ जा सकते हैं, तो माइनस से A रीड करके हम जा सकते हैं प्लस की तरफ भी और 1 की तरफ भी। तो 1 की तरफ भी और प्लस की तरफ भी। माइनस से
ए रीड करके, और प्लस से ए रीड कर नहीं सकते, कोई आउटगोइंग एज ए का है नहीं, इसका मतलब 1 और प्लस की तरफ ही जा सकता हूँ, तो ये एज यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये पहले से डिफाइन है हमारे पास। और अगर मैं देखूँ बी रीड करके मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो देखें माइनस और प्लस को देखना है तो माइनस से तो बी रीड कर नहीं सकता, प्लस से बी रीड करके मैं माइनस ही की तरफ जा सकता हूँ और कहीं नहीं जा सकता। तो ये आपकी डायग्राम मुकम्मल हो गई, ठीक है। उसमें हमारे जो भी मसाइल थे वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम अप्लाई ही करना है, आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अल्टर करके आप यही रिजल्ट बना सकते थे। वो रिजल्ट क्या हो सकता था, देखें आप अगर ये जो दो मल्टीपल एजेस हैं उनको हैंडल कर लें कि देखें ये एक ए भी एक्सेप्ट हो सकता है और ए के बाद बी भी एक्सेप्ट हो सकता है, तो चूंकि एक ए भी एक्सेप्ट हो सकता है तो इस स्टेट को अगर मैं प्लस स्टेट बना दूं तो इस एज की जरूरत ही नहीं रहेगी हमारे पास, क्योंकि वो एज तो इसीलिए था कि एक ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, तो मैं ए को यहीं पे एक्सेप्ट करा रहा हूं और उस एक ए के बाद बी भी हो सकता है। तो अब देखें इसकी उस तरीके से जो नॉन डिटर्मिनिज्म है वो खत्म हो गई है। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ एम्प्टी एजेस सिर्फ वो लगाना है, डेड एंड स्टेट लगानी है। तो आप डेड एंड स्टेट को अगर आप लगाएंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कुछ इश्यूज रहेगा, ठीक है, तो उनको एड्रेस करने के लिए फिर हमें कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम ही को अल्टीमेटली एट लास्ट अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ एक इनसाइट दी है, ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, कहीं आप ये ना कहें इसमें अभी कुछ मिसिंग है, इसमें बहुत कुछ मिसिंग है। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आप इस तरह के कुछ मसाइल को हैंडल कर सकते हैं, वो आगे और भी एग्जाम्पल आ जाएंगी कि आप उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो बच्चों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।